विज्ञान के लाइव टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन शाम 7:30 से टेस्ट होती है और यदि आप किसी कारणवश उस समय से नहीं पहुंच पाते हैं तो वह वीडियो अपलोड रहती है और बाद में भी आप टेस्ट दे सकते हैं। यह लाइव टेस्ट का डे नंबर 3 है, यानी कि यह तीसरा दिन है। इसके पीछे वाला जो भी आप टेस्ट नहीं दिए हैं सभी टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट देने से पहले आप पढ़ाई अच्छे से कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी गई है और ऐप में आपको सभी PDF नोट्स वगैरह अपलोड कर दी गई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप को, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर पर जाकर के आप मंटू सर या DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है आप सर्च कीजिएगा, आपको ऐप मिल जाएगी। आइए टेस्ट को शुरू करते हैं। उसके पहले अभी तक लाइक नहीं किए पहले लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दिए और दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा आपको टेस्ट देने में काफ़ी मज़ा आएगा जब ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का जो मान होगा बाबू वह कितना होगा? इसका उत्तर आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताते रहिए, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। तो फटाफट बताते रहिए कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ध्यान रहे, तो परावर्तन कोण का जो मान होगा वह कितना होगा? तो देखिए बहुत सारे बुक में या बहुत सारे गेस्ट पेपर में आपको आंसर जो होगा वह 90 डिग्री दिया गया होगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा आपको बिल्कुल सही उत्तर ए नंबर होगा कि 0 डिग्री होगा। जहां पे भी दिया गया होगा 90 डिग्री वह बिल्कुल गलत उत्तर है। आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, यानी कि वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है? वास्तव में 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है या 1 से अधिक होता है या शून्य होता है। तो देखिए आपको बता देना चाहेंगे कि वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह 1 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका यह बिल्कुल सही उत्तर है। आप नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फटाफट जितना जल्दी हो सकता है मेरे लिए इतना एक छोटा सा काम कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग देख सके, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके, उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सके। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जो स्पष्ट दृष्टि होती है इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? और एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, आप देख भी रहे होंगे। अब तो आपका एग्जाम आ गया है सर पे और आपने देखा कि सेंटर परीक्षा में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा था, तो आपको पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत अब हो गई है। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर या अनंत होती है। तो देखिए अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वह बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर इसकी आगे बात करते हैं, अगर अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी की बात करता है तो वहाँ पे अनंत होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वोल्ट मीटर भी बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर भी बराबर क्या होता है? वोल्ट भी बराबर क्या होता है? जहां C बराबर कुलम दिया हो और J बराबर जूल दिया हो और A बराबर एम्पियर दिया गया हो। तो देखिए वोल्ट बराबर यदि हम बात करते हैं तो वोल्ट बराबर आपका होता है जूल प्रति कुलम्ब होती है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है वह सी हो जाएगा, J से जूल और प्रति का सिंबल, उसके बाद से C से कुलम, यानी कि J प्रति कुलम्ब होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? आपको बताना है फैराडे ने, ऑस्टर्ड ने, एम्पियर ने या बोर ने। तो देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की जब हम खोज की बात करते हैं तो वह ऑस्टर्ड ने निकाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, बी नंबर, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों में फटाफट बता दीजिए। और आपके पास बहुत ही कम समय है तो आप सभी सतर्क हो जाइए और पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कीजिए। आपको सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक भी वीडियो ना छोड़िए। जितने भी वीडियो अपलोड है सारे वीडियो देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ही आपको आगे से वीडियो मिल सकेगी। आगे बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो जो घर होती है उस घर में हम लोग विद्युत आपूर्ति कितने पे करते हैं? कि 220 वोल्ट दिष्ट धारा पे या 12 वोल्ट दिष्ट धारा पे या 220 वोल्ट प्रत्यवर्ती धारा पे या 12 वोल्ट प्रत्यवर्ती धारा पे। तो देखिए आपको बता देना चाहेंगे 6 नंबर प्रश्न का जवाब कि 220 वोल्ट प्रत्यवर्ती धारा पे हम लोग करते हैं, यानी कि
जो आपका सी नंबर प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन दिया गया, सॉरी ऑप्शन जो दिया गया है उसे माफ कीजिएगा, ऑप्शन बोलना चाहिए था यहाँ पे। तो ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है वह बिल्कुल आपका क्या है, सही उत्तर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये भी प्रश्न कह रहा है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। जो लेंस होती है वो लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं आपको ये बताना है। 1 होती है, 2 होती है, 8 होती है या 4 होती है, ये आपको बतानी है ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए लेंस में यदि हम मुख्य फोकस की बात करते हैं तो लेंस में देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया था, आपको पता ही है, और इस चीज़ के बारे में हम पहले ही बता दिए हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न हम बताए हुए थे सेंटर परीक्षा आप दिए, उसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आया भी था, ये आप देखें, है ना। तो है ना मज़ेदार, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वह काफ़ी बहुत ही मज़ेदार है। तो यही सही प्रश्न आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी कि लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न कह रहा है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं। तांबा और जिंक के जो मिश्र धातु होती है वह क्या कहा जाता है, इसे आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये भी प्रश्न जो आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और पीछे जो सेंटर पे एक परीक्षा होता है उसमें भी पूछा जा चुका है। 8 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा फटाफट में बताइए। तो देखिए पीतल और तांबा और जिंक की बात करते हैं तो उससे आपको बनता है, यह एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु से आपको पीतल बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पीतल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं, आप अभी देखा कुछ दिन पहले आपका क्या हुई, परीक्षा हुई, सेंटर परीक्षा, जिससे बताया गया कि आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न रहेगा और हमने जो पढ़ाया था वही प्रश्न आया हुआ है। तो आपको तो विश्वास हो गई होगी, और 2020 में भी हमने जब पढ़ाया था आप सभी को तो उस समय भी पता चल गई होगी कि हमने बहुत अच्छे से आपको क्लास कराया था, तो उस समय कितने बढ़िया नंबर आई थी। तो उन लोगों का भी रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए अब भी से, जितना जल्दी हो सके। अगला प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, आप बताइए, है ना। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान की बात करते हैं तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि देखिए अम्लीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से वह कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए बाबू अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न, कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। जो अल्केन होता है वो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+4 या CnH2n या CnH2n+2 या CnH2n-2। देखिए आपको बता दें कि एल्केन में क्या होता है कि ये 3 तरह का नाम एक ही है, मतलब एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक अल्काइन होता है ना। तो एल्केन की बात करते हैं तो देखिए एल्केन का सूत्र जो हो जाएगा, जो इसमें दिया गया है उसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन सी की CnH2n+2 होती है। क्या होती है, CnH2n+2 होती है, यानी कि ऑप्शन जो होगा इसका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं एल्कीन की तो एल्कीन का उत्तर जो होता है वो आपका CnH2n+ केवल 2 होता है, और अल्काइन की बात करते हैं तो उसका होता है CnH2n- 2 होता है। लेकिन इसका आपको क्या हो जाएगा उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी दिया गया है, वह बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न जो है प्रश्न कह रहा है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। इसमें से बताना है कि कौन जो है वह शून्य वर्ग का तत्व है। ऑप्शन आपको दिया गया है तो आपको बता देना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है CaBrHe और Li, यानी कि कैल्शियम, ब्रोमीन, हीलियम और लिथियम। तो देखिए इसमें से शून्य वर्ग की हम तत्व की बात करते हैं तो 11 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हीलियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वह कितनी होती है, क्या 2 होती है या फिर 4 होती है, 6 होती है या फिर 12 होती है, ये आपको बतानी है। तो देखिए कार्बन की संयोजकता की यदि हम बात करते हैं तो कार्बन की संयोजकता होती है, आपको पता है कि 4 होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 4 होती है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं। किस आवर्त में जो है वह सबसे अधिक तत्व होते हैं। फटाफट बताते रहिए, आप सभी क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए और वीडियो में बने रहिए जब तक 100 प्रश्न पूरे खत्म नहीं हो जाए। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं ये आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न का जवाब तो आपको बता देना चाहेंगे कि 6th जो आवर्त होता है, 6th आवर्त, उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं क्या होते हैं, तत्व होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है प्रश्न कह रहा है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बॉन्ड
अभिक्रियाशील मूलक को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील जो मूलक होता है उसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन बी जो दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी कि एल्डिहाइड हम लोग कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, द्विदिशीय होती है या सभी होता है, ये आपको बतानी है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में यदि हम बात करते हैं तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है तो वह होता है एक दिशीय, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि एक दिशीय। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। जो पादप अवशिष्ट रहते हैं वह संचित रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तियों में या इनमें से सभी में रहते हैं, ये आपको बतानी है। पादप अपशिष्ट, तो देखिए पादप अपशिष्ट की बात करते हैं तो पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में भी रहते हैं, कोशिकीय रिक्तियों में रहते हैं और इनमें से सभी रहते हैं, यानी कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर जो दिया गया है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से सभी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है, और यह भी प्रश्न आपको पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। तो देखिए विकासीय दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो हम लोग का इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चिंपैंजी से हम लोग का मिलता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा बी नंबर जो है ना बाबू आपका ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्या नंबर? बी नंबर जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां जो है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या वह धमनियां कहलाती है, शिराएं कहलाती है, अलिंद कहलाती है या नीलय कहलाती है? आपको ये बतानी है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं धमनियां, यानी कि ऑप्शन ए जो होगी वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन ए धमनियां कहते हैं, यानी कि 18 नंबर जो प्रश्न है उसका जो जवाब हो जाएगा वह धमनियां हो जाएगी। सीरा का क्या होता है? जो सीरा होती है पतली पतली जो है ना उसे हम लोग सीरा कहते हैं, लेकिन धमनियां जो होती है वह क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है, इसलिए इसे हम लोग इसका जो कार्य होता है क्या होता है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित जो रक्त होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन से युक्त जो रक्त होता है उसे विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है? पहुंचाता है हृदय से लेकर के। चलिए तो अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? ये आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आया था और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सभी प्रश्न। तो फटाफट से इसका जवाब आप बता दीजिए कि इसका जवाब जो क्या होगा? जाइगोट होगा, अंडाणु होगा, सिकड़ाणु होगा या बीज होगा, ये बताइए। तो देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जो बनता है वह जाइगोट बनता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है कि जाइगोट बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य जो होता है वह सांस लेता है और छोड़ता है, इसे क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे जो होंगे इसका जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस ऑप्शन के अनुसार से नहीं होगा। ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा कि श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आप जाकर के बुक को एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी कि ऑप्शन जो होगी वह बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर ही होगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु का मूल्यतः कितनी प्रतिबिंब बन सकती है? अगर दो समतल जो है दर्पण हो, दर्पण यानी कि शीशा आईना हो और इसमें इसके बीच हम कोई वस्तु को रखते हैं तो कितनी जो है प्रतिबिंब आपको बन सकती है, ये आपको बतानी है। तो देखिए इसमें से आपको जो प्रतिबिंब की हम बात करते हैं तो इसमें प्रतिबिंब आपको बनेगी अनंत बनेगी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो अनंत दिया गया है वह काफी जो होगा वह सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी अनंत। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि किसी औल्ता दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, कितनी सेंटीमीटर हो बाबू? तो 25 सेंटीमीटर हो, तो फोकस से वक्रता की जो दूरी होगी वह क्या होगी, ये आपको बताना है। यदि किसी औल्ता दर्पण के ध्रुव से फोकस की जो दूरी हो कितनी सेंटीमीटर हो, 25 सेंटीमीटर हो, तो फोकस से वक्रता की जो दूरी होती है वह कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए उसकी भी जो दूरी होगी वह 25 ही सेंटीमीटर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क्या दिया गया है, बी नंबर दिया गया है,
वो आपका बिल्कुल जो है वह सही उत्तर है। प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिए एक बार और आप कि औल्ता दर्पण के ध्रुव से, जो ध्रुव है ना, पोल जिसे पोल कहते हैं, ध्रुव से फोकस की जो दूरी है कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो फोकस से वक्रता की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ही 25 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि हीरे का अपर्तनांक कितनी है, 2.4 है। देखिए ये प्रश्न जो है सब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न पूछा जाता है बनाने के लिए आपको। कह रहा है कि हीरे का अपर्तनांक कितनी है, 2.4 है, यानी कि 2.4 है। ठीक है, तो हीरे में प्रकाश की जो चाल होगी वह कितनी होगी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको हम बता दें, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा कि 1.2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1.2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा आपको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम बता देंगे, और भी बहुत सारा सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न वाला वीडियो है, तो वो देखिए फटाफट जाकर के, आपको एक भी वीडियो नहीं छोड़नी है, सारी चीज़ हम आपको बता देंगे। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है ना। ये प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्या बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर है, पर मीटर है, या मीटर है। ये इसका उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए आपको बता दें, लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक की हम बात करते हैं तो हो जाएगा पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पर मीटर। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आपको 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 5 अंक में, लेकिन व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे 1 नंबर पूछा जा रहा है, 1 नंबर में। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो प्रतीत होता है, या आकाश का रंग, वही आप बात करें तो वही हो जाएगा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग प्रतीत होता है वह कैसा होता है। ऑप्शन दिया गया नीला, उजला, काला, लाल या काला। इसमें से आपको बतानी है। तो देखिए आपको बता दें कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग की यदि हम बात करते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, तो उसे काला प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो विद्युत धारा होती है इसकी प्रबलता को नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। एमीटर को, वोल्टामीटर को, या वोल्टीमीटर को, या नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपको बतानी है। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए कि एमीटर, यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के झाड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के झाड़ का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसको हटा दीजिए, बस इतना रखिए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, आप काफी दिनों से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि विद्युत का जो सुचालक होता है वह इनमें से कौन होता है, ये आपको बतानी है। 28 नंबर जो है वह प्रश्न का जवाब आपको बता देनी है। तो देखिए हम बात करते हैं कौन सा अधातु। तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है आप सभी जानते हैं, तो ग्रेफाइट क्या होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको बिल्कुल जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक जो गुण होता है वह क्या होता है। अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। ये इसका बिल्कुल जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का जो धात्विक गुण होता है वह क्या होता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी की बढ़ता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी की बढ़ता है। ठीक है, सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को जो हम लोग क्या कहते हैं ये आपको बतानी है। तो देखिए बॉन्ड COOH के अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग अम्ल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वह सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी अम्ल। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है प्रश्न कि हीलियम कैसा तत्व है। क्या वह अक्रिय है, क्रियाशील है, या सक्रिय है, या उदासीन है। ये क्या होगा आपको बतानी है। तो देखिए आपको बता देना चाहेंगे कि हीलियम कैसा तत्व है, तो ये अक्रिय तत्व है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। वर्ग की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, 9 होती है, 8 होती है, 18 होती है। तो देखिए आवर्त सारणी में वर्गों की बात करते हैं तो वर्गों की संख्या 18 होती है, यानी कि डी नंबर जो सही उत्तर आपको दिया गया, डी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है वह सही है। 18 जो दिया गया है वह सही है, ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जल का जो पीएच मान होता है, जल का जो पीएच मान होता है वह पीएच मान कितना होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 होता है या 3 होता है, ये कितना होता है आपको ये बतानी है। तो देखिए जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है वह काफ़ी सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। देखिए कोई पदार्थ हो और उससे ऑक्सीजन का बाहर निकलना जो है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, अवकरण, संचरण या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको पहले ही हमने बता दिया है आपको कि जब भी किसी पदार्थ से या कोई समीकरण आपको दिया गया है अगर उससे आकर बाहर जाता है ऑक्सीजन तो वहाँ पे अवकरण होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब चला जाएगा इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन की वहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि अवकरण होगी। अगर ऑक्सीजन निकल जाता है यानी कि बाहर हो जाता है तो क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, है ना। एक बार और आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको बेहतर तैयारी हो सके, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। और अभी तक हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए या प्ले स्टोर पर जा करके आप DLS एजुकेशन EDUCATION सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। या आप सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से मंटू, और सर लिख सकते हैं MANTU सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा आप, आपको सर्च करना है MANTUSIR सर, मंटू सर। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको ऐप मिल जाएगी, या DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो अभी आपको ऐप मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उससे आप क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। जो हिरण होते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र में वो क्या होते हैं, क्या वह उत्पाद होते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता होती है, या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, या तृतीय उपभोक्ता होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो वन में वन के पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें जो हिरण होता है वह हिरण क्या होता है बाबू, तो होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर जो होगा वह सही उत्तर हो जाएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता वह होता है हिरण। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है वह किससे होता है, तंत्रिका के द्वारा, रसायनों के द्वारा, तंत्रिका और रसायनों दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बतानी है कि इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी कि तंत्रिका और रसायनों दोनों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अमीनो अम्ल के विखंडन से इनमें से क्या बनता है आपको ये बतानी है। तो देखिए अमीनो अम्ल की बात करते हैं उससे विखंडन से HNO3 बनता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा कि HNO3 क्या हो जाएगा अमीनो अम्ल के विखंडन से, तो HNO3 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हृदय के बेस्मों की शिथिलन कहलाता है। जो हृदय होती है उसके बेस्मों का जो शिथिलन होता है वह क्या कहलाता है, सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन या तालवल्ट संकुचन, ये क्या कहलाता है आपको ये बतानी है। 38 नंबर प्रश्न का जवाब। तो देखिए इसका जवाब की हम बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न का, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कि डायस्टोल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है। जो अमीबा होता है इसमें से किसके द्वारा भोजन का अंतग्रहण करता है, तो देखिए वह राजधानी के द्वारा करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि राजधानी के द्वारा करता है। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आयोडीन की कमी से रोग होता है। जो आयोडीन होता है उसके कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। देखिए यहाँ पे मधुमेह होगा, मधु लिखाया गया है केवल, मधुमेह, हृदयाघात या बेरी या घेंगा रोग। तो आप सभी जानते हैं बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया है वह बिल्कुल सही उत्तर है। ओके
चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला कह रहा है कि हार्मोन जो है वह स्रावित होता है। जो हार्मोन है वह स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से या नलिका ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से या नलिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि हार्मोन जो है वह किससे स्रावित हो। तो देखिए हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्वाइटर तथा घेंगा रोग पनपता है। अभी आपको हमने बताया कि घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन के कमी से होता है, लेकिन यहाँ पे फिर पूछ दिया कि ग्वाइटर तथा घेंगा रोग अथवा घेंगा रोग जो होता है वह किससे पनपता है। तो देखिए वो आयोडीन की कमी से पनपता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है। जो थायरॉक्सिन होता है उसका श्रवण जो होता है वह कहाँ से होता है? थायराइड से, यकृत से, वृक्क से या वृषण से, किससे होता है आपको बताना है। तो देखिए थायरॉक्सिन का जो स्रावित होता है वह थायराइड से ही स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है ए नंबर वह बिल्कुल सही उत्तर है कि ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न जो है हम सभी का कह रहा है, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। जो मानव है उसमें डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए हम बात करते हैं कि मानव में डायलिसिस जो थैली है वह कौन है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि नेफ्रॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भोजन का पचना है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन या विस्थापन है। ये काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, काफ़ी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए यह जो है एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करें तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी कि कौन ऐसा पादप नियंत्रक है जो फल बेचने वालों के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वह प्रयोग किया जाता है इथाइलिन का, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका सी नंबर दिया गया है वह बिल्कुल सही उत्तर है कि इथाइलिन। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 47 नंबर प्रश्न कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है तो और वह क्या कहलाती है? देखिए जो उद्दीपन की पहचान कहलाती है तो वह आपको क्या कहलाती है? तो आपको कहलाती है क्या नाम है इसका? ग्राही। हाँ, ऑप्शन ए जो दिया गया है ग्राही जो है वह कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो है वह ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। क्या वह अग्नाशय है या थायराइड है या पैराथायराइड है या पिट्यूटरी है? ये क्या है आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय ही, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन ए। तो यह रहा आपका 48 प्रश्न और आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही बताया है आप हमें नीचे कमेंट के ज़रूर बताइए। और प्रतिदिन आप टेस्ट दीजिए और जितना भी वीडियो अपलोड है उन सारे वीडियो को देखिए। और यह जो भी आप देखे हैं क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन को पाने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पर जा करके मंटू सर या DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को टेस्ट देने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा।